Finally, I am here with the first lecture on mass spectrometry. So, welcome back, guys, to Life Science with Pratibha. तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है कि आखिर ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या। तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी और साइंस के सभी रिलेटेड फील्ड्स में मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक इंडिस्पेंसेबल एनालिटिकल टूल की तरह काम करती है। अब क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक में जो हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं? तो हमने इस टेक्निक को इसीलिए एम्प्लॉय किया है। तो सपोज करिए जैसे आपको कोई कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी का स्टडी करना है, कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी का स्टडी करना है या इसको एनालाइज करना है, तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं। कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरीज होती हैं यानी कि हम लोग एक मल्टी कॉम्पोनेंट कंपाउंड सिस्टम बनाते हैं। उन चीजों की अगर हमें एनालिसिस करनी है तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है। या फिर सपोज कीजिए कोई सिंगल सेल है, सिंगल सेल या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो तब भी हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक का यूज करते हैं। अब ऐसे तो इस टेक्निक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, पर जो दो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। जस्ट सपोज आपके पास कोई प्रोटीन है, कोई प्रोटीन या फिर कोई अननोन कंपाउंड है, कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, या सपोज आप फॉरेंसिक लैबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं और आपके पास एक फॉरेंसिक एनालाइट है जिसकी आप स्ट्रक्चरल स्टडी करना चाहते हैं, तो हम लोग इस मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका आता है क्वालिटी कंट्रोल में। अब क्वालिटी कंट्रोल में मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भला क्या रोल? तो जैसे अगर आपके पास कोई भी फूड प्रोडक्ट है, कोई ड्रग है जिसकी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं कि ड्रग कितना टॉक्सिक है, या फिर आपके पास कोई पॉलीमर है जिसपे आप क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस अप्लाई करके देखना चाहते हैं, तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं। कोई भी ड्रग, फूड प्रोडक्ट या फिर कोई भी पॉलीमर, इन पे अगर आप क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो अब हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक का यूज करते हैं। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कुछ ऐसी होती हैं जिनके बीच में नॉन स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शंस या फिर नॉन स्पेसिफिक टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो उन टाइप के मॉलिक्यूल्स की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हमें स्टडी करनी है, तब मास स्पेक्ट्रोमेट्री पर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्निक उस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करती, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव या नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हेल्प हम नहीं लेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि अब तो फिर इस टेक्निक का हम लोग यूज एक्यूरेटली कहाँ पे कर सकते हैं? तो अगर किसी भी कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास जानना है, डिटरमाइन करना है, या उसकी एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करना है, तभी हम इस टेक्निक की हेल्प से स्टडी करते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की कि कैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क कैसे करता है, किस फिनोमेना पे ये काम कर रहा है। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन मॉलिक्यूल्स पर हम लोग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बीम जो है वो बम्बार्डमेंट करा देंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जेटिक बीम थी जो हमने इन मॉलिक्यूल्स पर डाली। अब इससे हुआ क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गए, यानी ये छोटे छोटे आयंस बन गए। इनमें से कुछ आयंस जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उन फ्रैगमेंट्स को हम पॉजिटिव आयंस बोल देते हैं। अब हर एक पर्टिकुलर आयन का एक मास टू चार्ज रेशियो होता है। अब हमने यहाँ पर E से क्यों डिनोट किया? मास तो हो गया M के लिए, E इसलिए डिनोट किया क्योंकि हमने जो बीम दी थी वो थी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम। तो मास टू चार्ज यानी मास ऑफ द कंपाउंड एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसी प्रिंसिपल पे ये जो टेक्निक है या फिर ये इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क कर रहा है, M/E रेशियो। अब देखा ये गया कि जो ज्यादातर आयंस हैं नियरली उनके पास +1 यानी +1 का चार्ज था। तो इसीलिए अगर अब हम मास बाय चार्ज रेशियो की बात करें तो वो सिर्फ बचता क्या है, ये तो चार्ज हो गया आयन का
+1 जो कि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे थे, ये 1 हो गया तो बचा हमारे पास मास। तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि m/e रेशियो इज सिंपली नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो अभी ये क्या है हमारे पास, ये वही आयंस हैं जो हमने इलेक्ट्रॉन की बीम को बम्बार्डमेंट कराकर प्रोड्यूस करे थे बड़े मॉलिक्यूल्स से। तो अब ये सभी आयंस जो हैं ये अलग अलग मासेस के होंगे, सभी का सेम मास तो नहीं होगा। सो दीज आर द आयंस ऑफ द वेरिंग मासेस। तो होता क्या है, इन आयंस को अगर हमें किसी मास स्पेक्ट्रम में प्लॉट करना है तो हम लोग हेल्प लेते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की हम हेल्प लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम, जिसमें क्या होता है, मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है मोशन या मोमेंटम शो करने की, या फिर डिफरेंट मासेस के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, उनका प्लॉट बनाते हैं एक मास स्पेक्ट्रम में। तो अब ये मास स्पेक्ट्रम क्या नई चीज आ गई। मास स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री करने के बाद हम ऑब्टेन करते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, मतलब हम इसको यूज कहाँ करेंगे, इस ग्राफ को या फिर इस मास स्पेक्ट्रम को। तो पहली बात तो ये कि ये रिलेशन बताता है हमें मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो एंड आयन सिग्नल के बीच का ये रिलेशन एक्सप्लेन करता है। मास स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जो मास टू चार्ज रेशियो एंड आयन का जो सिग्नल है उसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करके देता है, उसके रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। अब हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जस्ट हमारे पास जैसे कोई एक कंपाउंड है और उसकी आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है कि हाँ इस स्ट्रक्चर का या इस कंपाउंड का ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नेचर ऐसा है, ये चीजें बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए हम लोग इस मास स्पेक्ट्रम का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास कोई न्यू कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को स्टैब्लिश करना है तो वो हम मास स्पेक्ट्रम के प्लॉट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हमें दो चीजें दे देगा, या तो ये हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रहा है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, या फिर ये हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोवाइड कर देगा जो साथ साथ ये भी रिवील करेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट हैं जिनका हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करना चाहते हैं, उनकी स्टडी करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक। अभी हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, इसका सेटअप कैसा रहता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो चार मेन कंपोनेंट्स हमें चाहिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला मेन कंपोनेंट हमारे पास आता है आयनाइजर। Second we have accelerator, then we have a deflector, and the last one is a detector. तो अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इन चारों कंपोनेंट्स का मेन फंक्शन क्या है, कैसे ये इस सेटअप को वर्किंग में लाता है। ठीक है, तो बात करते हैं आयनाइजर की। ऐसा कुछ इसका एक इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप रहता है जिसमें कि क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है आयनाइजर, ये है हमारा एसिलरेटर, यहाँ हमारे पास डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्टर है यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है, एंड डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर प्रेजेंट है। चारों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो गए। अब देखते हैं कि जैसे हमने अपना वेपराइज्ड सैंपल इसमें डाला तो क्या हुआ, उसका आयनाइजेशन हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आयनाइजेशन होने की वजह से इस सैंपल के अंदर जितने पार्टिकल्स थे उनमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होना स्टार्ट हो गए। अब ये हमारे लिए है फायदे की बात, जैसे ही नॉकआउट होना स्टार्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स, हमें मिलना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये जो टेक्निक है ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो पॉजिटिव आयंस या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ ही हमेशा काम करती है। तो आयनाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स के जो सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे नॉकआउट हुए उनमें से इलेक्ट्रॉन्स, और हमें मिल गया पॉजिटिव आयन। जैसे ही हमें आयन मिला, अब हमें इस आयन को पूरे के पूरे मशीन में स्प्रेड कराना है। तो हमें इसको एसेलरेट कराना पड़ेगा, इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। एसेलरेट कराने के लिए हमारे पास एक आयन रिपेलर होता है जो इसको एसेलरेशन प्रोवाइड करता है।
अब ये जो आयन रिपेलर है, अगर हम इसको जूम करके ऐसे समझें तो ये एक मेटल की प्लेट होती है, 3 प्लेट्स या 3 स्लिट्स इनको हम बोल सकते हैं। मेटल की 3 स्लिट्स रहती हैं। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो पास होती है, ये जो आयन की बीम है वो पास होती है। स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 वोल्ट्स वोल्टेज रहती है। ये हमारी इंटरमीडिएट प्लेट है जिसमें एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ वोल्टेज रहेगा, और उसके बाद लास्ट प्लेट तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज हो जाता है 0 वोल्ट्स। तो जैसे ही सारे के सारे आयंस एक्सेलरेट होंगे, इनके पास लास्ट प्लेट पर पहुंचते पहुंचते वोल्टेज 0 हो जाएगी और ये लोग एक सेम काइनेटिक एनर्जी को अटेन कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव आयनाइजेशन चैम्बर है एक तरीके से। फर्स्ट प्लेट, इंटरमीडिएट प्लेट एंड द फाइनल प्लेट एट द 0 वोल्ट्स। जब सारे के सारे आयंस यहाँ से एक्सेलरेट हो जाएंगे तो उनमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही जो आयन है वो हमारे डिटेक्टर तक पहुंच पाएगा। अब एक्सेलरेट तो ये हो गए, अब ये डिफ्लेक्ट कैसे होंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये जो मेटल प्लेट है इसके खुद के पास एक पॉजिटिव चार्ज था, जो हमारे आयंस आ रहे थे उनके पास भी पॉजिटिव +1 चार्ज था, तो इन्होंने क्या करा, उसको रिपेल करना स्टार्ट कर दिया और आगे की तरफ प्रोसीड करा। तो अब कुछ का हो जाएगा डिफ्लेक्शन थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ तो वैक्यूम पंप से निकल जाएंगे और जो बाकी के हैं वो इस डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। डिटेक्टर को अभी बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की। तो ये फ्रेगमेंटेशन मॉलिक्यूल्स कैसे आयनाइज होके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम हमने यूज करी है, अगर उसकी एनर्जी 10 से 15 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने पर आयनाइजेशन हो जाता है। जबकि अगर वही इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी 50 से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में चली जाए तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं वो एक हायर एक्साइटेशन को एक्वायर कर लेंगे। हायर एक्साइटेशन एक्वायर करने की वजह से वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होंगे और इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो बीम आपने यूज करी बम्बार्डमेंट के लिए उसकी एनर्जी कैसी है, कितनी एनर्जी का आपने इलेक्ट्रॉन बीम यूज करा है। दूसरी चीज, जिस मॉलिक्यूल को आप आयनाइज करना चाह रहे हैं उसके पास कैसा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। एंड थर्ड, कि उस मॉलिक्यूल का कितने लेवल तक, कितने लिमिट तक आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो इस चीज पर भी फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं कि किन अलग अलग मोड्स में फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो 2 मेन मोड्स हैं। सिंपल क्लीवेज है पहला, जिसमें भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं सिंपल क्लीवेज में, कि सिंपली जो है मॉलिक्यूल आयन में ब्रेक हो जाएगा। होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक एंड थर्ड इज रेट्रोडाइल्स ऑल्डर रिएक्शन। जो सेकंड मोड है फ्रेगमेंटेशन का मेन हमारे पास, वो ये है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो शफलिंग करके रिएक्शंस को रीअरेंज कर देते हैं। तो उसमें भी 3 मोड हैं हमारे पास। एक है स्क्रैम्बलिंग, दूसरा है मैक-लेफार्टी रीअरेंजमेंट एंड थर्ड है एलिमिनेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक का एक सबसे मेन एडवांटेज यही है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। साथ ही साथ ये बहुत एक्सीलेंट टूल है अगर आपको किसी अननोन कंपोनेंट को किसी भी सैंपल में आइडेंटिफाई करना है। तो एडवांटेज तो हो गया, थोड़ा सा सुन लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये कि हो सकता है कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हों जो सिमिलर आयंस को प्रोड्यूस करते हों, तो ये जो टेक्निक है उन हाइड्रोकार्बन्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। साथ ही साथ कुछ हमारे पास ऑप्टिकल या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिनको ये टेक्निक सेपरेट नहीं कर पाती। तो यही थी हमारे यहाँ तक की चर्चा। दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।